आपका प्रदेश के नंबर 1 चैनल जी राजस्थान पर मेरा नाम है हार्दिक दवे और 18वीं लोकसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन मोदी सरकार मोदी 3.0 का पहला पूर्ण बजट आने जा रहा है। सुबह 11 बजे का समय तय हो चुका है, 11 बजे का इंतजार है और भारत का बजट पेश होगा। 8वीं बार बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनके नाम यह रिकॉर्ड होगा। मोदी सरकार के बजट पर मिडिल क्लास की नजर सबसे ज्यादा है, क्योंकि इससे पहले जो मिडिल क्लास की उम्मीदें थी वो पिछले बजट में शायद अधूरी रह गई और इस बार उसी उम्मीद को पूरा करने का काम मोदी 3.0 का यह पहला बजट करने वाला है। टैक्स पेयर्स को राहत मिलने की संभावना है, किसानों के हितों में बड़े फैसले होने की संभावनाएं हैं, महिलाओं के लिए कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। महिला वित्त मंत्री की ओर से महिलाओं और किसानों को क्या सौगात दी जा सकती है, इस पर रहेगी हमारी लगातार नजर, क्योंकि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पेश करेंगी देश का आगामी बजट और इसमें कुछ खास ऐलान की उम्मीद की जा रही है। आपको बता दें कि कल राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ भारत के 18वीं लोकसभा के बजट सत्र का पहला दिन रहा और आज बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 2025-26 के लिए बजट पेश करेंगी। सुबह 11 बजे से लोकसभा में उनका बजट भाषण होगा। इस बजट की खास बात यह है कि यह मोदी 3.0 का पहला पूर्ण बजट होगा और बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह 8वां बजट होने जा रहा है, जिसमें 2 अंतरिम बजट भी शामिल है। लगातार बढ़ रही महंगाई और दुनिया भर में मंदी की आहट के बीच देश के इस बजट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। साथ ही इस बजट को उम्मीदों का बजट भी माना जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि इस बजट में हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ खास होगा। बजट के शेड्यूल की बात करें तो आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 8:30 पर अपने आवास से नॉर्थ ब्लॉक के लिए निकलेंगी। बजट टीम के साथ राष्ट्रपति भवन जाएंगी, राष्ट्रपति को बजट की कॉपी सौंपेंगी। राष्ट्रपति से बजट का अनुमोदन कराने के बाद वापस मंत्रालय लौटेंगी। बजट को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी। कैबिनेट के अनुमोदन के बाद वित्त मंत्री सुबह 11 बजे लोकसभा में बजट पेश करेंगी। मोदी सरकार के बजट पर खास तौर पर मिडिल क्लास का नजरें टिकी हुई है। उम्मीद की जा रही है कि टैक्स पेयर्स को राहत मिलेगी, साथ ही किसान और महिलाओं के लिए खास ऐलान किए जाएंगे। और जोधपुर से मेरे सहयोगी राकेश भारद्वाज जुड़ गए हैं। सीधे राकेश का रुख करते हैं। राकेश, जोधपुर वासियों को क्या हैं उम्मीदें इस बार इस केंद्रीय बजट के साथ और निर्मला सीतारमण जो इस बार बड़ी घोषणाएं करने वाली हैं, जिसमें पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हो सकती है, पेट्रोल डीजल सस्ता हो सकता है, इस चीज को कैसे देख रहे हैं जोधपुर वासी? जरा बात कीजिए लोगों से। देखिए हार्दिक, हम बात करें जोधपुर की और केंद्रीय बजट की, निश्चित रूप से जोधपुर की जो जनता है वो केंद्रीय बजट से बहुत कुछ उम्मीदें लगाए हुए हैं। खासतौर से अगर हम बात करें जिस तरीके से बेहताशा महंगाई बढ़ रही है, तो उसके लिए पेट्रोल और डीजल पर अंकुश लगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेट्रोल डीजल पर अगर कीमतों में कुछ कमी होगी तो निश्चित रूप से उसका असर महंगाई पर भी होगा। लेकिन हम मारवाड़ की जनता की उम्मीदों की बात करें तो मारवाड़ की जनता बहुत कुछ उम्मीदें लगाए हैं। खासतौर से प्रदेश से, मारवाड़ से 2 मंत्री भी आते हैं, चाहे बात केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की करें या केंद्रीय मंत्री जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की करें, दोनों कहीं ना कहीं मारवाड़ से बिलोंग करते हैं। तो निश्चित रूप से जोधपुर की जनता को बहुत कुछ उम्मीदें है। खासतौर से देश के अन्य भागों से रेलवे कनेक्टिविटी की बात करें, रेल मंत्री जब मारवाड़ से बिलोंग करते हैं तो रेलवे कनेक्टिविटी की भी सबसे बड़ी बात है कि रेलवे की कनेक्टिविटी देश के अन्य प्रदेशों से और ज़्यादा बढ़े। हालांकि ट्रेनें बहुत कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी उम्मीद है। विशेषकर जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट उद्योग है, तो हैंडीक्राफ्ट के लोग बहुत बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि उन्हें हैंडीक्राफ्ट में जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कॉपरेटिव टैक्स की, कि अभी तक जो कॉपरेटिव टैक्स है उसमें 3 स्लैब सिस्टम है, तो उस 3 स्लैब सिस्टम को वो 2 स्लैब में अगर कर दिया जाए तो निश्चित रूप से जो हैंडीक्राफ्ट का उद्योग कोरोना के बाद संकट में आया है, वो संकट का दौर जो चल रहा है हैंडीक्राफ्ट उद्योग के लिए, तो कहीं ना कहीं उसमें राहत की भी ये उम्मीद है कि अगर कॉपरेटिव टैक्स में कहीं ना कहीं उन्हें 3 स्लैब की बजाय 2 स्लैब में किया जाए तो हैंडीक्राफ्ट उद्योग को भी एक फिर से ऊर्जा मिल सकती है। साथ में बात करें मारवाड़ में खासतौर से सोलर की, तो कहीं ना कहीं उम्मीदें हैं कि जिस तरीके से वर्तमान समय में सोलर को प्रधानमंत्री काफ़ी राहत देने के मोड में थे और सोलर पीएम सौर भी चल रहा है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सोलर के जो व्यापारी है, लोग हैं,
वो सोलर को लेकर भी उम्मीदें कर रहे हैं कि सोलर के क्षेत्र में बड़ी घोषणाएं होगी, क्योंकि फलौदी, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, ये जो डेजर्ट एरिया है, बीकानेर, तो कहीं ना कहीं ये सोलर के लिए एक अनुकूल वातावरण वाला प्रदेश है। तो निश्चित रूप से इसको लेकर भी आज उम्मीदें की जा रही है कि सोलर के क्षेत्र में भी बड़ी राहत मिल सकती है। उसके अलावा पर्यटन को लेकर भी काफ़ी संभावनाएं हैं। तो कहीं न कहीं पर्यटन को लेकर भी ये उम्मीदें की जा रही, क्योंकि जोधपुर के ही पर्यटन एवं केंद्रीय मंत्री हैं। तो उम्मीदें मारवाड़ को ये भी है कि पर्यटन के क्षेत्र में, सोलर के क्षेत्र में, हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में खास तौर से विशेष पैकेज या बड़ी घोषणाओं की आज सेंट्रल गवर्नमेंट से उम्मीदें की जा रही है कि अगर इन क्षेत्रों में बड़ी घोषणाएं होती है तो निश्चित रूप से न केवल जोधपुर बल्कि पूरे मारवाड़ को इसका कहीं न कहीं लाभ मिलेगा। तो इन सब तमाम चीज़ों को लेकर उम्मीदें बहुत है। इसके अलावा महंगाई, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, खास तौर से जिस तरीके से बाड़मेर और पचपदरा में ये रिफाइनरी उद्योग जो डेवलप हो रहा है, तो उससे लेकर रोजगार को भी काफ़ी उम्मीदें हैं। तो निश्चित रूप से अगर पचपदरा वाली रिफाइनरी में भी हो सकता है कि आज नई कोई और बड़ी घोषणा हो जाए, तो उससे भी रोजगार के जो संसाधन डेवलप होंगे, तो निश्चित रूप से मारवाड़ के जो युवा बेरोजगार बैठे हैं तो उनको भी इससे राहत मिलेगी। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए इन तमाम क्षेत्रों की, तो हर वर्ग ये उम्मीद करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ न कुछ उनको प्राप्त हो। इसीलिए आज सब उम्मीदें लगाए बैठे हैं, टकटकी लगाए बैठे हैं कि केंद्रीय वित्त मंत्री जो है आज बड़ी जब घोषणाएं करेगी तो मारवाड़ को भी बड़ा कुछ मिले, क्योंकि हर बार बजट में बड़ा कुछ मारवाड़ को मिलता है। पिछली बार भी बहुत कुछ मिला, तो इस बार भी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट बहुत कुछ देती है मारवाड़ को, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं न कहीं देश की सरकार है, मोदी सरकार है जी, 3.0 जो सरकार की हम बात कर रहे हैं, तो उससे भी बड़ी उम्मीदें लेकर बैठे हैं। अब देखने वाली बात है। राकेश, आपने अभी बात की कि अलग अलग वर्गों को लेकर एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है भारत का जो हम सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उस वर्ग का नाम है किसान। और किसानों के इर्द गिर्द ही हमेशा राजनीति घूमती है। ऐसे में बताया जा रहा है कि जो 6,000 प्रधानमंत्री किसान निधि की राशि है उसे डबल करके 12,000 किया जा सकता है। किसानों को इससे कितना फायदा होगा? आपको लगता है कि किसान इससे खुश होंगे और जो एक बड़ा वर्ग है वो इससे खुश होगा? देखिए हार्दिक, हम बात करते हैं अगर किसानों की, तो निश्चित रूप से जब देश की बात आती है तो अन्नदाता का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि जब अन्न ही नहीं होगा तो जो डेवलपमेंट होना है प्रदेश का, देश का, और आम आदमी के लिए जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो सब कुछ अन्नदाता पर डिपेंड करती है। तो निश्चित रूप से अन्नदाता के लिए सबसे पहले सोचना चाहिए, क्योंकि आज का दौर तो अब कम हो गया। पहले जब किसान ज़्यादा होते थे तो निश्चित रूप से अन्नदाता के इर्द गिर्द रहना हमें आवश्यक था। और आज अगर बात करें सरकार की, तो जो किसान सम्मान निधि है जो 6,000 दी जाती थी उसको 12,000 करने की जिससे प्रदेश सरकार ने पहले ही घोषणा कर रखी है। तो निश्चित रूप से अन्नदाता का सम्मान करने के लिए देश की सरकार और प्रदेश की सरकार हर पल विचार करती है, लेकिन किसान सम्मान निधि को 6,000 से बढ़ाकर 12,000 करने की बात है। तो वो किसान ये चाहता है कि जो 2-2 हज़ार बढ़ रहे हैं हर साल, 6,000 का 8,000 कर दिया गया है, 8 का फिर 10 करेंगे, फिर 12 करेंगे। तो किसान ये चाहते हैं कि एक साथ ही वो किसान सम्मान निधि किसानों को सीधे 12,000 के तौर पर मिलती है। तो निश्चित रूप से प्रदेश का सारा किसान, न केवल मारवाड़ बल्कि हर प्रदेश का हर किसान इससे खुश होगा। और ख़ास तौर से उनके घरों में जब खुशहाली आएगी तो निश्चित रूप से विकास के साथ साथ पूरे प्रदेश की जनता खुश होगी, क्योंकि किसान हमारे देश का अन्नदाता है। ये तो देखिए किसान की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं एक ऐसे वर्ग की जिससे शायद आप भी आते हैं, जिससे शायद मैं भी आता हूं, और जिससे भारत के बहुत से ऐसे लोग आते हैं जिनकी अपेक्षाएं इस वक्त इस बजट से सबसे ज्यादा हैं। मैं बात कर रहा हूं सैलरी बेस्ड एम्प्लॉय की, जिन्हें सैलरी मिलती है। ऐसे में अब मेरे सहयोगी जो रविंद्र हैं वो दिल्ली से जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं कि बजट से ऐसी कौन कौन सी अपेक्षाएं खासतौर पर सैलरी बेस्ड लोगों को। देखिए बात कल प्रधानमंत्री ने कहा, और जिस तरह से पिछले अगर देखा जाए 10-11 साल में ये मोदी की सरकार ने गरीबों पर ज़्यादा फोकस किया है, मिडिल क्लास कहीं ना कहीं इग्नोर हुआ है। और इस बार चूंकि दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, मिडिल क्लास का यहाँ काफ़ी वोट बैंक का असर होता है। ऐसे में मिडिल क्लास की काफ़ी उम्मीदें हैं। और जैसा आपने कहा कि टैक्स में सबसे बड़ी चीज़ें होती है कि टैक्स, क्योंकि हर जगह उनको टैक्स देना पड़ता है, टैक्स में कोई रिबेट बहुत ज़्यादा नहीं मिली है। तो इस बार मिडिल क्लास को कुछ उम्मीदें हैं, क्योंकि महिलाओं को दे दिया, किसानों को दे दिया। किसानों को हो सकता है कि जो सम्मान निधि है 6,000 है उसको 8,000 किया जाए या 10,000 किया जाए। महिलाओं के लिए और घोषणाएं की जाए। गरीबों के लिए लगातार 80 करोड़ लोगों के लिए अन्न की योजना दी जा रही है। कई आयुष्मान भारत है, कई योजनाओं की घोषणा लगातार कर रही है। लेकिन मिडिल क्लास पर सबसे ज़्यादा फोकस होगा, क्योंकि न सिर्फ दिल्ली विधानसभा चुनाव बल्कि आने वाले 1 साल के अंदर में बिहार में भी चुनाव है। तो देखिए अभी दिल्ली के चुनाव और बिहार के चुनाव दोनों को ही मद्देनजर रखते हुए रविंद्र ने बिल्कुल बताया कि सबसे पहला जो फोकस है वो मिडिल क्लास पर होगा। राकेश, आप मुझे बताइए कि जो सैलरी बेस्ड एम्प्लॉय हैं उनके लिए जो नया टैक्स रिजीम लागू हुआ उसके मुताबिक
ज्यादातर एम्प्लॉय ऐसे होंगे तकरीबन 10 लाख तक कमाने वाले, सालाना आय वाले, जिन्हें एग्जम्पशन मिल सकता है, जिन्हें थोड़ी छूट मिल सकती है। देखिए हार्दिक, अगर बात करें मिडिल क्लास की, तो हालांकि जो पर्सनल टैक्स है, पर्सनल टैक्स में तो न केवल मिडिल क्लास बल्कि अपर क्लास भी आता है, तो दोनों ही जोधपुर में भी खास तौर से व्यापारी वर्ग बड़ा है, तो निश्चित रूप से मिडिल क्लास और व्यापारी वर्ग ये चाहते हैं कि जिस तरीके से मैंने पहले बात की थी कॉर्पोरेटिव टैक्स की, तो कॉर्पोरेटिव टैक्स के साथ साथ पर्सनल टैक्स में भी हर आदमी छूट चाहता है। अगर पर्सनल टैक्स में छूट देती है सरकार, रिबेट देती है, तो निश्चित रूप से पूरे मध्यम वर्ग को प्रभावित किया जा सकता है। जिस तरीके से मेरे सहयोगी रविंद्र ने बात की कि दिल्ली में और बिहार में जो चुनाव की स्थिति है, दिल्ली में भी है और बिहार में आने वाले टाइम में है, तो निश्चित रूप से मध्यम वर्ग को भी फोकस में रखा जाएगा और पर्सनल टैक्स में कहीं न कहीं रिबेट की उम्मीदें लगाए बैठे हैं। अब देखने वाली बात है कि सरकार पर्सनल टैक्स में कितना रिबेट देती है, क्योंकि पर्सनल टैक्स पूरे मिडिल वर्ग को प्रभावित करता है। खासतौर से हमारे देश में जिस तरीके से सैलरी एम्प्लॉय